हम भारत में पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि भारत में वनों की क्या स्थिति है और उसमें हमने थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी। आज अगर वनों की हम चर्चा करें और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वनों की है वो वनों का विनाश है। लगातार पूरी दुनिया में वनों को विनाश किया जा रहा है। भारत में भी ये प्रक्रिया जारी है जो कि बहुत ही गलत है। पर्यावरण की दृष्टि से वनों का होना बहुत ज़रूरी है और वनों का विनाश कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। आइए कुछ हम चर्चा करते हैं वनों के लिए, है ना। कल के वीडियो से आगे की चर्चा ये है वनों का विनाश। तो वनों का विनाश हम कर क्यों रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि वन हमारे एक प्राकृतिक स्रोत हैं और नेचुरल तरीके से वन जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य उसका विनाश कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। उसकी आवश्यकता क्या है? तो मनुष्य की कुछ बेसिक आवश्यकताएं हैं जिसके लिए वह वनों का विनाश कर रहा है। पहला है कास्ट अर्थात ईंधन के लिए। ईंधन, अब इस परिपेक्ष को अगर देखा जाए ईंधन के परिपेक्ष को, तो अब इसमें थोड़ी कमी आना लाजमी है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अवेयर हो, ईंधन के लिए वन जो अनिवार्य हुआ करते थे अब वो अनिवार्य नहीं रह गए हैं, बल्कि उसका हमने एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया है। जैसे आज की तारीख में हर घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं ईंधन के लिए जो वनों के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है। हालांकि पूरी तरह से कम नहीं हुई है, पूरी तरह से अभी बंद नहीं हुआ है, अभी भी ईंधन के रूप में वनों का विनाश हो ही रहा है। दूसरा, कृषि भूमि विस्तार के लिए जनसंख्या बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ेगी और अन्य ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, और उसके लिए भूमि ही हमें चाहिए कृषि करने के लिए। बहुत बड़े परिवार का पेट भरने के लिए कृषि का बड़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि वन पहले अधिक थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन वनों को जलाकर साफ कर लिया और कृषि योग्य भूमि बना लिया। लेकिन ये लगातार हो रहा है, तो कृषि योग्य भूमि तो बढ़ सकती है, लेकिन आपके वनों का विनाश भी उसी अनुपात में हो रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। और क्यों वनों का विनाश हो रहा है? तीसरा, खनिज खनन के लिए। लगातार हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हम लोग चाहते हैं, तो उसके लिए खनिज चाहिए। खनिज लोह खनिज हो सकता है, अलोह खनिज हो सकता है, पेट्रोलियम खनिज हो सकता है। खनिजों के बिना तो अब हमारा जीवन असंभव सा लगता है। हमारे जीवन की दिनचर्या में खनिजों का अपना एक महत्व है। तो खनिज के लिए, खनन के लिए हम लोग वनों का विनाश कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। चौथा है नगरीकरण। आप लोग जानते हैं कि लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट हो रहे हैं, गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं, और शहर में आने से शहर के ऊपर जनसंख्या दबाव बन रहा है और फलस्वरूप उस शहर का विस्तार हो रहा है। जब शहर का आकार बड़ा होता है, उसका विस्तार होता है, तो उसे ही हम नगरीकरण कहते हैं, और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। ये 3-4 कारण आपको जो बताए गए हैं वो वनों के विनाश के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 4 कारण मेन कारण हैं। इनको हमें अपनी स्मृति में रखना है। वनों के विनाश का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? जो अभी हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि वन हमारे जीवन में कैसे सहयोगी हैं, कैसे वो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में सहयोगी हैं, उन्हीं सारे कारणों को इनके दुष्परिणामों में आप ला सकते हैं। क्योंकि यदि आप वनों को काट देंगे, वनों की कटाई आप करेंगे, वन उन्मूलन करेंगे, तो जो अच्छे काम हो रहे थे वनों के माध्यम से वो नहीं होंगे, तो वही इसके दुष्परिणाम हो जाएंगे वन काटने के, वन को विनाश करने के। जैसे मृदा अपरदन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगर आप वनों को काटते हैं तो मिट्टी का बहना शुरू हो जाएगा, मिट्टी का कटना शुरू हो जाएगा। एक दुष्परिणाम है। जल स्तर का गिरना। पानी, जो जल है, पानी है, उसे सोखने में पेड़ पौधों की जड़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ता है। तो ग्राउंड वाटर आप लोग जानते हैं कि हमारे ये ड्रिंकिंग वाटर है, पीने योग्य पानी है, बहुत कम मात्रा रह गई है उसकी।
तो अगर हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो जल स्तर भी बढ़ता है। अगर वो नहीं है तो जल स्तर गिरेगा, और अगर ग्राउंड वाटर समाप्त हो गया तो पीने का पानी कम पड़ जाएगा, जिसके लिए अभी जिद्दोजहद चल रही है। अभी भी हम लोग पीने के पानी के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स गवर्नमेंट्स ला रही हैं। हाउ कैन वी शेप द ड्रिंकिंग वाटर, तो वो सब चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है हमको अपने जो पीने योग्य जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसे बचाने के लिए। तो पेड़ पौधों को आप काटना बंद कर दीजिए, उनका विनाश करना बंद कर दीजिए, वो स्वतः ही जल स्तर बच जाएगा आपका। तीसरा, जलवायु असंतुलित हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा पॉइंट है कि वनों के विनाश के कारण जलवायु में असंतुलन हो रहा है। हो नहीं जाएगा, हो रहा है। वर्तमान में दुष्परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। जिस समय जो ऋतु का प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव उस स्तर का नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो दुष्परिणाम हमारे सामने आ गया है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बेमौसम वर्षा होती है, और जब वर्षा की हमें आवश्यकता है तब वर्षा होती नहीं है, तो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। ये भारत की मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की समस्या है, भारत की भी समस्या है, और आए दिन इस समस्या से हम सब लोग जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा, यानी हमारी बायोडायवर्सिटी को सबसे बड़ा खतरा है वनों के विनाश से। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये विस्तार से आगे के टॉपिक्स को हम देखेंगे तब मिलेगा। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वन्य जीवों का विनाश होने से क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे, क्यों वो हमारे जीवन में जरूरी है। बायोडायवर्सिटी हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, न केवल जंगली जानवरों के लिए बल्कि हमारे लिए बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। वो चर्चा को आगे करेंगे। खैर, ये तो हो ही रहा है, विनाश हो ही रहा है, दुष्परिणाम सामने है, लेकिन उपाय क्या है, कैसे हम इस विनाश की लीला को रोक सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं, बहुत सारे उपाय आपके दिमाग में हो सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो लोगों ने आपको बताए हैं, सुझाए हैं। आगे भी आने वाली पीढ़ी भी इस पर विचार करेगी, वो नए सुझाव देगी। लेकिन कुछ सुझाव हमारे सामने हैं, कुछ उपाय हमारे पास हैं, उनकी ही अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला, उचित विधि से कटाई या दोहन करें। देखिए, वन हमारी सुविधा के लिए है। इस प्रकृति के अंदर सब कुछ मुफ्त है। जहां एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने में आप 1000-2000 रुपए, 5000 रुपए पे करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रकृति में फ्री मिल रही है। जिस लकड़ी को खरीदने के लिए, जिस गेट को बनवाने के लिए, फर्नीचर को बनवाने के लिए लाखों रुपए हम लोग पे करते हैं, वो प्रकृति हमको मुफ्त दे रही है। यानी प्रकृति में जितना भी खनिज, सब कुछ जो है वो सब फ्री है, हमारे लिए है, हमारे यूज के लिए है। जंगल है, पर ये नहीं है कि जंगल को आप बिल्कुल काटेंगे ही नहीं, काटिए ना। जंगल आपकी सुविधा के लिए है, आपके उपयोग के लिए है, आपकी सुख सुविधा के लिए है। आप जंगल को काट लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप काट रहे हैं। आप हरे वृक्षों को काट रहे हैं, ये अच्छी विधि नहीं है। अनावश्यक रूप से आप जंगल को काट रहे हैं, अच्छी विधि नहीं है। और अगर आपने किसी सूखे वृक्ष को हटाया है, उसकी जगह आपने हरे वृक्ष को नहीं लगाया, हरा पौधा नहीं लगाया, ये उचित विधि नहीं है। इसीलिए उचित विधि से आप दोहन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए ही है वो। लेकिन उसकी एक विधि है कि आप जितने वृक्ष काट रहे हैं उनकी भरपाई करें, उनकी जगह वृक्ष लगाएं। पुराने वृक्ष हटेंगे, नए वृक्ष आएंगे। तो ये उचित विधि है। दूसरा, सामाजिक प्रयास। सामाजिक स्तर पर हम पर्सनल अपने व्यू से, पर्सनल एफर्ट से, पर्सनल प्रयास से हम वनों को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। सारे लोग सामूहिक रूप से वनों को बचाने के लिए काम करें तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसे सामाजिक प्रयास कहते हैं। अगर मैं इसी दिशा में बात करूं तो कुछ बहुत ही गिने चुने
बड़े आंदोलन हमारे सामने आते हैं। आंदोलन तभी होता है जब समाज एक साथ होता है। इसमें एक सबसे बड़ा आंदोलन चिपको आंदोलन, चिपको विश्नोई बहुगुणा। चिपको आंदोलन, गौरा देवी नाम की एक महिला का नाम इसमें आता है। गौरा देवी महिला का नाम आता है और उन्होंने जंगल को बचाने के लिए, हरियाली को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हरियाली को बचाने के लिए जो हिंदुस्तान में आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो महिलाओं के द्वारा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी को जाना जाता है। गौरा देवी ने महिलाओं को इकट्ठा किया और वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, गोलियां भी सहन की, प्रताड़ना भी सहन की, लेकिन एक सामूहिक स्तर पर गौरा देवी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। यही आंदोलन बिश्नोई समाज राजस्थान ने चलाया, तो इसलिए बिश्नोई नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब राजस्थान में एक महाराज ने वृक्ष काटने के लिए आदेश दिया तो वहां भी महिलाएं सामने आई और महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने कहा कि वृक्षों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। और वहां उन सैनिकों ने उन महिलाओं की हत्या भी की, बच्चों की हत्या की, आंदोलनकारियों को नष्ट किया, लेकिन फिर भी आंदोलन चला। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस आंदोलन को एक नई हाइट दी, एक नई ऊंचाई दी। तो गौरा देवी के नाम पर तो हम लोग आजकल पुरस्कार बांटते हैं। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में जंगल को बचाने के लिए काम करता है, पुरस्कार स्वरूप उसको गौरा देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बहुत चर्चित रहा है, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और ये चिपको आंदोलन इतना फेमस हो गया था कि वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती थी, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती थी। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं तो एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था विदेश में, वहां पर चिपको आंदोलन की चर्चा की गई थी और ये कहा गया था कि भारत में महिलाओं के द्वारा हरियाली को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए जिस स्तर पर आंदोलन किया गया है वह अद्भुत है और पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। तो ये आंदोलन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। ठीक ऐसा ही आंदोलन अपिको कर्नाटक में यानी दक्षिण भारत में भी चलाया गया। सेम यही चिपको को कन्नड़ भाषा में अपिको कह सकते हैं, वहां पर भी यही आंदोलन चलाया गया। और न केवल कर्नाटक, न केवल उत्तराखंड जो कि कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जहां पर यह चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में, टिहरी में। टिहरी वहां का प्रांत है, वहां का जिला है टिहरी, जिला कह सकते हैं, संभाग कह सकते हैं, वहां पर यह प्रारंभ हुआ। तो ये एक प्रयास था हमारे वनों को बचाने का। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाए गए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मतलब होता है कि जहां समाज को वन लगाने के लिए हम प्रोत्साहित करें, जहां सब सामूहिक रूप से वृक्षारोपण करें। तो ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी हमारे देश में अनवरत रूप से चलाए जा रहे हैं। इस दिशा में जो सटीक कार्य आरंभ हुआ है वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय से शुरू हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बहुत रुचि रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो डिपार्टमेंट बना वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयास से बना। यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की बड़ी रुचि रही वनों को बचाने के संदर्भ में, जंगल से प्रेम था उन्हें। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चला, आज भी चल रहा है, जिसमें पूरा समाज इकट्ठा होता है और वहां पर वो वृक्षारोपण करते हैं। वृक्षारोपण करने की जगह जो सरकारी जगह है वहां पर स्कूल है,
अस्पताल है, आंगनबाड़ी है, पंचायत भवन है, वहां पर वृक्षारोपण किया जाता है। सामुदायिक भवन है, वहां पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो ये एक सामाजिक मानकी है। दूसरा, बांध स्थल के चयन के कारण वन हानि का विकल्प। आप बांध बना रहे हैं तो जंगल को काटकर आप बांध बना रहे हैं। बांध बनाना जरूरी है। आज हमारे विकासशील देश भारत की आवश्यकता है, जरूरत है कि हम बांध बनाएं और उससे बिजली बनाएं। इरिगेशन के लिए हम वहां से नहरें निकालें तो इरिगेशन एरिया बढ़ेगा, जिसकी जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप जंगल को नष्ट करके बांध बना दें। ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे स्मरण है कि जो सरदार सरोवर बांध आंदोलन जो हुआ है उससे रिलेटेड, वो इशू बहुत सारे वहां पर पुनर्वास का इशू मेन है। लेकिन उसमें एक इशू ये भी है कि जहां पर सरदार सरोवर बांध को बनाया गया वहां पर बहुत सारा जंगल साफ किया गया। तो जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जंगल साफ करके आप इतना बड़ा डैम बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मेधा पाटकर जी इससे जुड़ी हुई हैं, बाबा जी ठक्का इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने यह आंदोलन चलाया। तो ये एक चीज हम सोच सकते हैं कि हमें बांध बनाना है, ठीक है बनाइए, लेकिन जंगलों को काट कर नहीं, उसका कोई हमें वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए। अर्थात हमें एक बंजर भूमि पर डैम बना देना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं। वन हानि का कोई विकल्प हमें देखना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से हम जंगलों को साफ करके बांध बनाते रहे तो ये अंधी विकास की दौड़ में पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, प्रकृति नष्ट हो जाएगी और वो हमारे सबके जीवन के लिए खतरनाक है। चौथा, कृषि भूमि के विस्तार और आवासीय प्रयोजन हेतु अनियंत्रित कटाई पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, कृषि का लगातार विस्तार हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? जंगल को काटकर हो रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को कानून बनाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कानून बनाए हैं, जैसे हमारे भारत में प्रशासनिक वनों का एक वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और एक अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन जिस पर सरकार का फुल नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण होता है और उसमें आपको किसी भी प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई परमिशन नहीं होती। किसी भी मायने में आपको आरक्षित वनों के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। कमर्शियल यूज के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। पशु चारण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। ईंधन के लकड़ी काटने का कोई अनुमति नहीं है। आरक्षित वन हमने बनाए हैं, कानून है, अपराध माना जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, ऐसा करके हमने कहीं ना कहीं कृषि का जो विस्तार हो रहा था उसको रोका है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या दबाव जमीन पर बढ़ रहा है, तो फिर क्या करें? इसका विकल्प क्या है? तो इसका विकल्प ये है कि आपके पास जो जमीन है, कृषि योग्य जो भूमि है, उसमें आप पैदावार बढ़ाइए। ये एक विकल्प है। आप प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाइए। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ था उसे आप फिर से कीजिए और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगल को काटे बिना वर्तमान भूमि पर ही अपनी पैदावार को बढ़ाइए। ये इसका विकल्प हो सकता है। दूसरा, आवासीय प्रयोजन के लिए, हाँ, ये कॉलोनी डेवलप हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग वनों की कटाई कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए। आवासीय प्रयोजन के लिए हमें अनियंत्रित की कटाई नहीं करनी चाहिए। और पांचवा है वन पर्यटन। वन पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोग वन देखने जाएंगे तो वनों के प्रति एक सहानुभूति आएगी, एक प्रेम होगा और जहां से हमें जिन चीजों से हमें लगाव हो जाता है उन्हें हम नष्ट नहीं करते अमूमन। तो इसीलिए वन पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों में वनों के प्रति जागरूकता आए, वनों से प्रेम हो
तो वो वनों की कटाई नहीं करेंगे। वन प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि प्रशासनिक स्तर पर हमने वनों का वर्गीकरण किया है और वहां पर हमने जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं, जो फॉरेस्ट फोर्स है वो डिप्लॉय किया है। तो वो हमको ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट पर कि किसी प्रकार से कानून में कोई ढील नहीं होनी चाहिए जंगल को सुरक्षित रखने के मामले में। हरित क्रांति की बात हुई, जैसे मैं भी कह रहा था, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का संबंध 6वें दशक में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को श्रेय है। इसके फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी बढ़ा है। देखिए, मैं हल्की सी आपको इसकी स्टोरी बताता हूं। हरित क्रांति की एग्जैक्ट जो स्टार्टिंग हुई वो 1966-67 में हुई, ये राइट डेट है। और इस हरित क्रांति को लाने में जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की इच्छा थी। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा कि आज हम दूसरे देशों पर अपने खाद्यान्न के लिए डिपेंड हैं, यानी दूसरे देश अगर हमें अनाज देंगे तो हमारा पेट भरेगा, तो हम भूख मिटा पाएंगे। और इसका बड़ा शर्म की बात थी हमारे लिए कि हम ये क्या है, हम कैसे विश्व राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे जब अपने अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। आजादी के बाद ये कंडीशन थी। और इसमें सबसे बड़ा जो देश हमको सप्लाई करता था वो अमेरिका था। और अमेरिका अपनी किसी भी पॉलिसी को हमारे सामने पेश करता था और मनवाने में कामयाब हो जाता था। तो उनको बड़ा कष्ट होता था प्रधानमंत्री जी को कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से कहा था कि एक दिन का उपवास शक्ति में आप रखिए, मैं भी रखूंगा। इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत सारा अनाज बचेगा, एक दिन का आप भोजन नहीं करेंगे तो ये जो उपवास की अपील की थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पूरे हिंदुस्तान ने ये माना और हमने उपवास किया। पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, पर एक सोचने वाली बात थी। और हम सब सोचने पे विवश हो गए कि आज हमारा प्रधानमंत्री इतना बेवश क्यों है, क्यों उसको ये अपील करनी पड़ी। वो समझाने में कामयाब रहे, उनका एक मैसेज गया और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया था इंदिरा गांधी जी ने। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनका सीधा कहना था कि मेरा फोकस कृषि के डेवलपमेंट पर है और मैं चाहती हूं कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने, तब हम कोई बात सोचेंगे। उनके अथक प्रयास से, उनके प्रोत्साहन से यह हरित क्रांति जैसी कॉन्सेप्ट है। हरित क्रांति की शुरुआत तो उसी देश में हुई जिस देश पर हम लोग डिपेंड थे, अमेरिका के पास में मैक्सिको। वहां के नॉर्मन बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक। उन्होंने कुछ अच्छे प्रयोगों से प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने में सफलता हासिल की। अच्छी क्वालिटी के बीज, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड और सिंचाई की सुविधा ये बढ़ाकर उन्होंने उत्पादन बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। और जब अमेरिका के वैज्ञानिक ने ऐसा किया तो एम.एस. स्वामीनाथन ने उस टेक्निक को भारत में यूज किया और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने हरित क्रांति को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। गेहूं और चावल की पैदावार में तीव्र वृद्धि हुई, प्रति हेक्टेयर पैदावार हमने बढ़ाई। और उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने सबसे पहले किया उन्नत बीजों का विकास। उन्नत बीज हमने किसान को दिए, सरकार ने रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाया।
और इरिगेशन की सुविधा बढ़ाई, और बाद में पेस्टिसाइड का यूज हुआ। तो जो सिंचाई क्षमता थी उसमें हमने बढ़ोतरी की, उन्नत बीजों का हमने विकास किया, रासायनिक खादों का हमने प्रयोग किया, और बाद में हमने कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग किया। इन सब से यह हुआ कि हमारी प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ गई। इस हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ गेहूं और चावल को मिला, और सबसे ज्यादा लाभ प्रॉफिट अगर इंडिया में स्टार्टिंग से मिला पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिला। आज भी इन मामलों में, खाद्यान्न के मामले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आगे हैं। तो यह हरित क्रांति थी, और हरित क्रांति ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के सपने को साकार कर दिया, और भारत आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें अपने भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए अमेरिका पे डिपेंड नहीं होना था। और अभी जो वर्तमान में आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो एमएसपी को लेकर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एमएसपी को लेकर किसान चिंतित हैं। ये एमएसपी इंदिरा गांधी जी ही लेकर आई थी, और इंदिरा गांधी ने कहा कि किसानों से कि आप जमकर फसल कीजिए, चिंता मत कीजिए, आपकी फसल को एक एक दाना सरकार खरीदेगी। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि हिंदुस्तान में अब कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए, और इसके लिए मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस वो रखी है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और किसान की फसल को खरीदा एफसीआई के द्वारा, और उसको हमने जो पीडीएस सिस्टम है, कंट्रोल जैसे हम बोलते हैं, वहां पर भेजकर गरीबों को गेहूं, चावल 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, 1 रुपया किलो में बांटना शुरू कर दिया। 15 रुपए किलो में खरीदा सरकार ने और 2 रुपए किलो में बेच दिया। भारी भरकम सब्सिडी सरकार ने दी, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, यह सुनिश्चित किया गया। तो ये हरित क्रांति की कहानी है। हमारे देश में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कृषि पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट लगा के बात की गई है। हजारों लाखों वर्षों में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित अनेक प्रकार के पेड़ और वनस्पति के समूह को, जिसमें असंख्य सूक्ष्म से लेकर विशाल पशु पक्षी एवं जंतु निवास करते हैं, वन कहा जाता है। वन कोई 1-2 दिन की चीज नहीं होती है, हजारों लाखों वर्षों में अपने आप पैदा हुए वनस्पति के समूह है वन। वन प्राकृतिक होते हैं, ध्यान रखना, मनुष्य जनित नहीं है, प्राकृतिक माने जाते हैं वन। मनुष्य पेड़ों का समूह तो लगा सकता है, किंतु वन नहीं लगा सकता। पूर्व में मैं आपसे चर्चा किए थे। वर्षा के जल का संग्रहण करना एवं पुनः उसका उपयोग करने की विधि को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे आप गांव में तालाब बना लें, वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, और जब आपको सिंचाई की जरूरत है या पानी के रूप में और कोई आवश्यकता है आपकी, तब आप उसका यूज कर लीजिए। ऐसे कहते हैं पुनः उपयोग कर, वाटर हार्वेस्टिंग, मिनी वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चल रहे हैं, मिनी माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, जिसमें पक्के तालाब बनाते हैं गांव में, उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और भी बहुत सारी विधि है। हम अपनी छत पर पानी को इकट्ठा कर लें, हम अपने घर के आसपास गड्ढा बना के उसमें पानी को इकट्ठा कर लें, हम अपना निजी तालाब खोद के उसमें पानी इकट्ठा कर लें, और हम बावड़ी बना के उसमें पानी इकट्ठा कर लें। तो ये सब वाटर हार्वेस्टिंग है। तो ये सरकारी स्तर पर भी हो रहा है और हमारे निजी स्तर पर भी ये चल रहा है। वनों की कटाई से जंतुओं के आवास में कमी हुई है, क्योंकि जानवरों का जो प्राकृतिक आवास है वो तो वन ही है। अगर आप वन काटते जाएंगे तो उनका आवास घर खत्म हो जाएगा, और कोई भी दुनिया का जीव है वो अपने घर में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। आपको जेड सुरक्षा भी लगा दी जाए और आप अपने घर में नहीं है, तब भी आप असुरक्षित हैं, क्योंकि तभी तो आप सुरक्षा ले रहे हैं। घर में कोई भी अंदर सुरक्षा नहीं लेता। जैसे वो अपने घर में आता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, भले ही उसकी झोपड़ी ही क्यों ना हो।
भले ही उसके घाट न लगे हों, बट वो फील करता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, दुनिया की किसी ताकत से, किसी बुरी ताकत से मैं एकदम सुरक्षित हूं। घर में, घर के जो कॉन्सेप्ट है हाउस का, वो उसमें ताकत है। और जानवरों के साथ भी यही है। जानवरों का घर उसका जंगल होता है, जंगल आपने काट दिया, अब क्या बेचारे मर गए, डर के भय से मर गए। वो तो कि हमारा घर ही नहीं है, अब हम मरेंगे, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, इसी भय से वो मर गए, समाप्त हो गए। और इसीलिए आज हम उन्हें बचाने के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, तमाम करोड़ अरबों रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। बट क्यों? आपने ही तो इस समस्या को क्रिएट किया है। अब आप उसी समस्या को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हास्यास्पद लगता है। क्या करें? करना है। टाइगर को बचाने का अभियान चल रहा है, हाथी को बचाने का अभियान चल रहा है, पांडा को बचाने का अभियान चल रहा है, हिरण को बचाने का अभियान चल रहा है, होंगल परियोजना चल रही है, गिद्ध को बचाने की परियोजना चल रही है। लेकिन उनको समाप्त करने में भूमिका किसकी थी? आपकी। आपने जंगल को काटा, आपने उनके घर को उजाड़ दिया, इसीलिए उनका जीवन भी नष्ट हो गया। जल अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, इसका स्रोत वर्षा जल है। जल का संरक्षित करने में वनों की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल, पानी जल ही जीवन है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं? पानी कहां मिलेगा? वर्षा के रूप में मिलेगा, ग्राउंड वाटर के रूप में मिलेगा, झील के रूप में मिलेगा, तालाब के रूप में मिलेगा, नदियों के रूप में मिलेगा। ये सब स्रोत है, संरक्षित कीजिए, बचाइए इनको। वर्षा भी नेचुरल होती है, बाष्पन होता है, संग्रहण होता है, बादल बनते हैं, बरसते हैं, हमारे बस में नहीं है। लेकिन मनुष्य प्रकृति को चैलेंज कर रहा है। वो सोचता है कि जो प्रकृति करे उसे मैं कर सकता हूं, बट इसमें सक्सेस बहुत कम है। प्रकृति जो कर सकती है मनुष्य जीवन में कभी नहीं कर सकता। नोबडी कैन चैलेंज द नेचर। नेचर इज द सुप्रीम। और वह नेचर, वह प्रकृति आपको अनुदान दे रही है, आपको दान कर रही है सब कुछ। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हम रेडी हैं, वो दानी है। लेकिन फिर भी मनुष्य ने सोचा कि हम भी कृत्रिम बारिश करा सकते हैं, आर्टिफिशियल बारिश करा सकते हैं। प्रयोग किया सिल्वर आयोडाइड का। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि आर्टिफिशियल वर्षा कराने में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है सिल्वर आयोडाइड। ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, प्रयोग है, कर रहे हैं, कुछ हद तक आपने सफलता भी प्राप्त की होगी। लेकिन टोटली हम सोचा कि अपने खेत पर हम सिल्वर आयोडाइड छिड़क के बारिश करा लेंगे, आई थिंक नॉट पॉसिबल। और वो भी सिल्वर आयोडाइड तभी काम करेगा जब आसपास में नमी होगी, आर्द्रता होगी। और आर्द्रता हम नहीं कर सकते, प्रकृति में होती है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। पौधों में जल का अधिकरण होता है जाइलम से। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि पेड़ पौधों की जड़ों में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से जल और भोजन दोनों जाते हैं। रास्ता है, ऊतक है, और यहां से पूरे पौधे को जल का वितरण किया जाता है। भारत में 21% भूभाग पर वन है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। वन की रिपोर्ट हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब आपके सामने रखेंगे विस्तार से। वनों का वर्गीकरण है, वनों का कितना परसेंटेज मध्य प्रदेश में है, वनों का कितना परसेंटेज भारत में बढ़ा है, कम हुआ है, घने वन है, विरल वन है, यह सब चर्चा का विषय आगे है। यहां सिर्फ एक फैक्ट यहां पर डाला गया है, वनों का परसेंटेज है। और आप जानते हैं कि वनों का परसेंटेज कम से कम मिनिमम 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए, जो भारत में नहीं है। और अगर नहीं है तो वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपको अपना पर्यावरण सुरक्षित करना है, स्वस्थ रखना है, तो कम से कम 33% भाग पर जंगल होना अनिवार्य है। ये दुनिया की गाइडलाइन है। इसमें औसतन हमारे भारत में भी कम है, लेकिन कई स्टेट हैं जो इस आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, काफी जंगल वाले राज्य हैं, केरला है, वहां पर बहुत जंगल है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एवरेज स्तर पे देखा जाएगा तो भारत में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये जंगल का कितना परसेंटेज हम बढ़ा पाए हैं,
उस पर चर्चा करेंगे बाद में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर अल्पाइन नुकीली पत्ती वाले वनों की वनस्पति आपको हमारे हिमालय मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया हिमालय का तो जो तराई क्षेत्र है वहां घने सघन वन मिलते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तो बर्फीला इलाका बढ़ता जाता है हिमालय में, और वहां पर हमें नुकीली पत्ती वाले वन मिलते हैं जिन्हें हम अल्पाइन प्रकार की वनस्पति कहते हैं। सदाबहार वन अगर आपको देखने हैं तो हमारे पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढाल पर आप देखिए जबरदस्त सदाबहार वन मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। भारत में सबसे ज्यादा वन चौड़ी पत्ती वाले ही हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, सदाबहार वनों का परसेंटेज कम है पर अच्छा खासा है हमारे साउथ वेस्ट में। तो ये हमारा एक फैक्ट है। कल हम अपनी प्रकृति की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में बताएंगे, कैसे वो घूम रही है, कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे डेट्स चेंज होती हैं, वो भी हमारे संज्ञान में आएगा और हम उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।